हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवाने कोही वॉज एस्टैब्लिश्ड। ओके, ये जो है किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो यहाँ पूछा गया है कि सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का बनाया गया था दीवाने कोही के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज ऑल्सो नोन एज वाइसेस्ट फूल, पागल बादशाह और अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉग। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वाइसेस्ट फूल और पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने जो है मेंटेन किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फार ऑफ कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, चाइना और ईरान। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। उसका नाम था दीवाने कोही। ओके, जो इस तरह की टर्म है ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछी जा सकती है। इस तरह की टर्म्स तो आपको ध्यान रखना है। दीवाने कोही जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या था, इस डिपार्टमेंट को जो है डिवाइड किया गया था। इसमें डिवाइड किया गया था द्वाब को। ठीक है, द्वाब को किस तरह से डिवाइड किया गया था, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, जिसे हेड किया जाता था ऑफिशियल के द्वारा। ओके, और वो जो ऑफिशियल होता था उसका काम क्या होता था, वो फार्मर को लोन देता था ताकि जो फार्मर है वो इंगेज हो सके, कल्टीवेट कर सके सुपीरियर क्रॉप्स को। इसीलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवाने को ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्हें वाइसेस्ट फूल, पागल पातशाह और अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉग भी बोला जाता था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जो बाद में डिजास्टर साबित हुए। हम वो देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसे क्या क्या चेंजेस करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ह्यूज आर्मी जो है वो मेंटेन की। ह्यूज आर्मी मेंटेन करने के लिए काफी पैसा भी चाहिए होता है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, टैक्सेस ज्यादा जो है लगा दिए अपनी जनता के ऊपर। इन ऑर्डर दे सब्जेक्ट टू पे मोर टैक्सेस, और टैक्सेस का बर्डन जो है वो ज्यादा किसके ऊपर आया, फार्मर्स के ऊपर। तो फार्मर ने जो है अपने ऑक्यूपेशन को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड दे टेक सम अदर जॉब, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से फूड स्कार्सिटी हुई और एनआरकी आ गई। ठीक है, तो ये भी एक इनका डिजास्टर स्टेप था। नेक्स्ट इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी को। ओके, टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। टोकन करेंसी क्या होती है, जिस तरह से अभी यूज होते हैं पेपर की नोट होते हैं। ओके, पेपर नोट जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, 50 रुपीज, 100 रुपीज। ओके, इसी तरह से उन्होंने उस टाइम में टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। ये कॉपर के कॉइन थे, कॉपर कॉइन्स, जिनकी वैल्यू जो है इन्होंने रखी थी सिल्वर और गोल्ड के इक्वल। ओके, तो उस टाइम पे जो है ये काफी डिजास्टर साबित हुआ था, ये उतना कामयाब नहीं हुआ था। ओके, तो दो स्टेप जो है इनके काफी फेल हुए, डिजास्टर रहा ये। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्या इंक्रीज कर दिया टैक्स गंगा और यमुना एल्यूवियल लैंड पे, क्योंकि इन दो स्टेप के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी वर्स्ट हो गई थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया गंगा और यमुना एल्यूवियल लैंड पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो फार्मर थे उनके ऊपर जो है बर्डन आ गया टैक्सेस का। तो पीपल ने क्या किया, वहां के उन्होंने अपनी फार्मिंग ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया और वो इन्वॉल्व हो गए चोरी में और रॉबरी में। ओके, थेफ्ट्स और रॉबरी उन्होंने में जो है वो इन्वॉल्व हो गए फार्मिंग ऑक्यूपेशन को छोड़कर। नेक्स्ट जो डिजास्टर स्टेप था वो था इन्होंने ट्रांसफर किया अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद। ओके, दिल्ली से दौलताबाद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, जिसमें ये जो है पूरा राज परिवार अपना लेके गए। तो रास्ते में काफी डेथ भी हुई कई लोगों की, और वहां जाने के बाद इन्होंने फिर से डिसाइड किया कि हमें अपनी कैपिटल दिल्ली में ही रखनी है। इस तरह के जो है इन्होंने कुछ स्टेप लिए, जिसकी वजह से इन्हें जाना जाता था एज वाइसेस्ट फूल, पागल पातशाह और अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉग। और थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने मेंटेन किए डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ, फार ऑफ कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, चाइना और ईरान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? ऑप्शंस आर इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन, प्राकृत लैंग्वेज और इंडो ईरानियन लैंग्वेज। तो द राइट आंसर इज उस टाइम पे बोली जाती थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है अशोकन एडिक्ट्स वर फाउंड नॉट ओनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन कंधार इन अफगानिस्तान। कि जो अशोका के एडिक्ट्स थे वो सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही नहीं पाए गए। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है ये आप मुझे बताएंगे। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान, म्यांमार, इस तरह ये सब कंट्री जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। और ये पूछा गया है कि जो अशोका के एडिक्ट है वो इंडियन कॉन्टिनेंट के साथ साथ अफगानिस्तान के कंधार में भी पाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाती है क्योंकि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है दीप वंशा और महावंशा थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका। जो दीप वंशा है, महावंशा है, ये जो है अशोका का रोल बताते हैं कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अशोका क्या क्या रोल रहा, किस तरह से उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड किया श्रीलंका में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। सी इज द राइट आंसर। सेम थिंग यहाँ पे मेंशन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैत की जो फिलोसफी है उसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस आर रामानुजाचार्य, निम्बर्कचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी। सो द राइट आंसर इज रामानुजाचार्य। ए इज द राइट आंसर। रामानुजाचार्य जो थे ये फाउंडर थे फिलोसफी ऑफ वशिष्ठ अद्वैत। Now move to the next question. Next question is who among the following was the first Portuguese governor of India? इंडिया का पहला पोर्टुगीज गवर्नर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर एल्फेंसो डी अल्बर्ग्यू, ज़ैमोरिन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और नन ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो है फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर थे इंडिया के। ओके, सी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is ये भी statement based question है। यहाँ पे पूछा गया है consider the following statement about Indian cinema. Indian cinema के regarding कुछ statement दी गई है। ये काफी beneficial question है आपके लिए, काफी knowledge आपको मिलेगी Indian cinema के regarding। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पिक्चर वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय मेजर वॉरविक। मेजर वॉरविक जो है ये इंडिया में कॉन्सेप्ट लाए थे मोशन पिक्चर का। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिनेमा हाउस वॉज एस्टेब्लिश इन मद्रास। जो फर्स्ट सिनेमा हाउस था वो एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में बाय ल्यूमरे ब्रदर्स। थर्ड है द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंडियन सिनेमा वर डोमिनेटेड बाय साइलेंट फिल्म्स एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन डायरेक्टर वॉज फातिमा बेगम। जो फर्स्ट इंडियन वुमेन डायरेक्टर थी वो फातिमा बेगम थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 3 एंड 4। 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो इनिशियल स्टेजेस थे इंडियन सिनेमा की उसमें जो है क्या होती थी, इनिशियली साइलेंट फिल्म्स यहाँ पे बनती थी। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन जो डायरेक्टर रही वो थी फातिमा बेगम। बट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये वाइस वर्सा दिया हुआ है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है मोशन पिक्चर का वो इंडिया में लेके आए थे ल्यूमेरी ब्रदर्स। ओके, ल्यूमेरी ब्रदर्स। और जो फर्स्ट सिनेमा हाउस था वो एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, किसके द्वारा? मेजर वॉरविक के द्वारा। ओके, तो ये वाइस वर्सा यहाँ पे दिए हुए हैं नेम्स। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूमरी ब्रदर्स जो है वो कॉन्सेप्ट लाए थे मोशन पिक्चर्स का इंडिया में। मेजर वॉरविक ने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट सिनेमा हाउस मद्रास में, कब? 1900 में। जो फर्स्ट मोशन वेंचर था इंडिया में वो था किसके साथ? बाय एन इंडिया वॉज बाय हरीश चंद्र भटवाडेकर। ओके, फर्स्ट मोशन वेंचर बाय एन इंडिया वॉज बाय हरीश चंद्र
भटवाड़ेकर। देन एल्फिस्टोन पिक्चर हाउस वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, जमशेद जी मदान के द्वारा। कब किया गया था, 1907 में। और जो फर्स्ट हॉलीवुड बेस्ड एजेंसी इंडिया में आई थी वो एस्टैब्लिश की गई थी यूनिवर्सल स्टूडियो के द्वारा 1916 में। And the decade of 1910 to 1920 was dominated by silent films, के द्वारा ये dominate किया गया था। और जो फर्स्ट इंडिजीनियस साइलेंट फिल्म थी, इंडिजीनियस, ये भी जो है फैक्ट में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट इंडिजीनियस साइलेंट फिल्म थी वो बनाई गई थी दादा साहेब फाल्के के द्वारा। कब बनाई गई थी, 1913 में। और जो फातिमा बेगम है वो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थी जिन्होंने अपनी फिल्म डायरेक्ट की थी 1926 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज वाराणसी ऑफ साउथ, कौन सी सिटी को वाराणसी ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आर शिवगिरी केरला, पुत्तपार्थी आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम तमिलनाडु और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु को जो है वाराणसी ऑफ साउथ भी बोला जाता है। क्यों ऐसा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो रामेश्वरम है ये सर्दर्न मोस्ट टिप है इंडियन मेनलैंड की। ओके, रामेश्वरम इज वन ऑफ द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ एन आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड आता है। ओके, इट इज नोन एज वाराणसी ऑफ साउथ क्योंकि जो नंबर ऑफ पिलग्रिमेज साइट हैं और टेम्पल्स है इस सिटी में वो काफी सारे हैं। ओके, दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। जो रामेश्वरम है ये सर्दर्न मोस्ट टिप है ऑफ मेनलैंड इंडिया, एंड ये जो है वाराणसी ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स और बहुत सारे टेम्पल इस सिटी में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड। 90 ईस्ट रिज जो है वो कहाँ पे आता है। ऑप्शंस आर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। सो द राइट आंसर इज 90 ईस्ट रिज जो है ये इंडियन ओशियन में आता है। बी इज द राइट आंसर। इसके हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन में है, ये है इंडियन ओशियन में 90 ईस्ट रिज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल एंड देन यहाँ पे है 90 ईस्ट रिज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 90 ईस्ट रिज के बारे में। जो 90 ईस्ट रिज है इसको 90 डिग्री ईस्ट रिज भी बोला जाता है। ये जो है मिड ओशियन रिज है, इज द मिड ओशियन रिज ऑन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन फ्लोर पे ये आती है। एंड नेम फॉर इट्स नियर पैरेलल स्ट्राइक अलोंग द 90 मेरिडियन एट द सेंटर ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, और इसका नाम जो है वो 90 ईस्ट रिज क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है 90th मेरिडियन के। ओके, पैरेलल स्ट्राइक विद द 90th मेरिडियन, इसी वजह से इसका नाम लिया गया है 90 ईस्ट रिज। और इसकी जो है लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर। और ये रिज जो है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 33 डिग्री साउथ से 17 डिग्री नॉर्थ में। और इसकी एवरेज विड्थ जो है वो है 200 किलोमीटर, एवरेज विड्थ है 200 किलोमीटर और लेंथ है 5000 किलोमीटर। Okay, now move to the next question. Next question is दालमिया नगर of बिहार is famous for. बिहार का दालमिया नगर जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आर सिल्क, सीमेंट, लेदर और जूट। तो द राइट आंसर इज सीमेंट, ये जो है सीमेंट के लिए फेमस है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारी जो है सीमेंट प्रोडक्ट्स और सीमेंट से रिगार्डिंग फैक्ट्रीज है दालमिया नगर में बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इनमें से कौन सी कंट्री से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होता है, नहीं गुजरता है। ऑप्शंस आर इंडिया, इजिप्ट, मैक्सिको और ईरान। तो इंडिया से तो ये निकलता है। ओके, इंडिया का तो आप सभी को पता है, इंडिया की जो है ये 8 स्टेट से पास होता है। तो 8 कौन कौन सी है, पहले हम इंडिया की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश के बाद कहाँ से पास होता है बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, इन स्टेट से जो है ये पास होता है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पोजीशन है हमारे इंडिया की। यहाँ से गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह से ये जो है अप्रोक्सीमेटली पास होता है। और पाकिस्तान जो है ये नॉर्दर्न साइड में आता है, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन यहाँ पे है ईरान की पोजीशन। तो आप इस तरह से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ईरान से तो ये पास नहीं होगा। बाकी इजिप्ट और मैक्सिको से भी ये पास होता है, इंडिया से पास होता है, इजिप्ट से पास होता है, मैक्सिको से पास होता है, ईरान से ये पास नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से ये पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 16 कंट्री से पास होता है, 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है और 6 वाटर बॉडी से पास होता है। सबसे पहले हम कंट्री की जो हम बात करेंगे वो कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे ताकि आप इसको इजीली रिमेम्बर कर पाए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास होता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये मैक्सिको से पास होता है। ओके, मैक्सिको और बहामास, तो सिर्फ दो ही हैं तो आप इजीली याद कर पाएंगे, मैक्सिको और बहामास। बहामास जो है ये एक आर्किपिलागो है। ओके, देन अफ्रीका की अगर हम बात करें, अफ्रीका में ये पास होता है नाइजीर, अल्जीरिया, मॉरिटाना, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, माली और लीबिया से। ओके, इसको आप किस तरह से याद करेंगे, इसे आप शॉर्ट फॉर्म बना लो, नेम WML। ओके, इस तरह से आप जो है इसे याद कर लेना। यहाँ पे एन से क्या है, नाइजीर है, ए से अल्जीरिया, एम से मॉरिटाना, ई से है इजिप्ट, देन WML वेस्टर्न सहारा, माली और लीबिया। ओके, तो 7 कंट्रीज जो है वो आती हैं अफ्रीका में। ओके, 2 आती है नॉर्थ अमेरिका में, 7 आती है अफ्रीका में। अब हम बात करेंगे एशिया में। एशिया में आती हैं म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE और ताइवान। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसे आप कर लेना MOB, मोब, IS इज, इंडिया और सऊदी अरेबिया के लिए इज, मोब इज कट। ओके, चाइना, UAE और ताइवान। ओके, एम से म्यांमार, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, मोब हो गया, देन IS इंडिया और सऊदी अरेबिया के लिए इज, एंड देन चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ताइवान के लिए कट। इस तरह से आप इसे याद रख लेना कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। पहले आप कॉन्टिनेंट याद रखना, 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, वो है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका में आएंगी 2 कंट्री, मैक्सिको और बहामास। अफ्रीका में आएगी नाइजीर, अल्जीरिया, मॉरिटाना, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, माली और लीबिया। देन एशिया में आएंगे म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया और सऊदी अरेबिया, देन चाइना, UAE और ताइवान। और कौन कौन से वाटर बॉडी से ये पास होता है, वाटर बॉडी से ये पास होता है इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये सब जो है यहाँ से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ईरान। ईरान से ये पास नहीं होता है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, इस तरह से लोकेशन है, ये आता है ईरान जो है वो नॉर्थ में आता है यहाँ से। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान आता है, यहाँ पे अफगानिस्तान एंड देन ईरान, और ईरान से ये पास नहीं होता है। बाकी इन सब कंट्री से पास होता है, इंडिया से पास होता है, मैक्सिको से पास होता है एंड इजिप्ट से भी ये पास होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर के रिगार्डिंग पूछा गया है, इस तरह से इक्वेटर के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटर जो है वो कहाँ कहाँ से पास होता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ से पास होता है। ओके, इंडिया से सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इंडिया से पास नहीं होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो ये बन सकता है कि ये तीनों कोई कहाँ से पास हो सकते हैं, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों पास होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीका में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, इक्वेटर भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, oil is found in petroliferous rock. Which one among the following structure demonstrate an ideal trap? Okay,
ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसके लिए आइडियल ट्रैप कौन सा है? ऑप्शंस आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, फोल्ड स्ट्रक्चर, सिनक्लाइनिकल स्ट्रक्चर और एंटीक्लाइनिकल स्ट्रक्चर। सो द राइट आंसर इज सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो मिलता है पेट्रोलाइफियस रॉक में और उनकी एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर में। डी इज राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल ट्रैप है वो है एंटीक्लाइंस। अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो है वो पाया जाता है एंटीक्लाइनिकल ट्रैप्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये इन्वायरमेंट में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे समिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल में आप देख लेना एक बार। और ऑप्शंस हैं आपके पास अर्थ समिट रायो डी जेनेरियो में जो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, और तो इनमें से कहाँ पे जो है ये ओरिजिनेट हुआ था कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का वो आया था क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कशन में। ये जो है इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट है टुडेज एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स का। जो कार्बन क्रेडिट होते हैं ये क्या होता है? बेसिकली ये रेफर किया जाता है सर्टिफिकेट को, गिविंग द बी होल्डर, जो बी होल्डर को दिया जाता है द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स इक्विवेलेंट। इसे बोला जाता है कार्बन क्रेडिट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what happened to the soil where soil water freezes and it tend to form ice layer parallel with the ground surface? Options are it having the soil upward, इसकी वजह से soil जो है वो upward होती है in an uneven manner, uneven manner में। it having the soil downward, या फिर downward जाती है uneven manners में, या फिर it having the soil both upward and downward in even manners, और इट रिमेन अनइफेक्टेड। सो द राइट आंसर इज इस केस में जब सॉइल वाटर फ्रीज हो जाता है, ओके, सॉइल वाटर फ्रीज होता है एंड इट टेंड टू फॉर्म आइस लेयर पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है इट हैविंग द सॉइल अपवर्ड इन एन अनइवन मैनर। सो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सॉइल वाटर फ्रीज होता है एंड टेंड टू फॉर्म आइस लेयर, और आइस लेयर बनाता है पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, तब क्या होता है? इट अप हैविंस द सॉइल अपवर्ड। ये जो है क्या करता है? सॉइल को अपवर्ड करता है अनइवन मैनर में। और जो नेट इफेक्ट होता है फ्रोस्ट एक्शन का वो डिपेंड करता है ऑन द सरफेस मॉइस्चर कंटेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर्म ब्रेटन वुड ट्विंस? इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड ट्विंस भी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या फिर वर्ल्ड बैंक एंड IDA, या फिर WB, या फिर IFC दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो आप सभी को ये पता होगा यहाँ पे जो है ब्रिटेन वुड्स में एक मीटिंग हुई थी जहाँ से ये दोनों जो है इंस्टीट्यूट उभरे थे, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसीलिए जो है इन्हें बोला जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है इन्हें पॉपुलरली जाना जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से। दे वर सेट अप बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि ये जो है बने थे बाय एन एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड जो एक जगह का नाम है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें जो है एग्रीमेंट हुआ था इन इंस्टीट्यूशन को बनाने के रिगार्डिंग, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड IMF। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कितने 5 ईयर प्लान हुए हैं और ये सब आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से 5 ईयर प्लान में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, इनके ऊपर जो है क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे सेकेंड 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान कुछ स्टील मिल्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर दो स्टील मिल्स आर एस्टेब्लिश? इनमें से कौन से सेंटर पे जो है स्टील मिल्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शंस आर बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ओके, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई में भी किया गया था, दुर्गापुर में किया गया था और राउरकेला में किया गया था। बोकारो में जो है स्टील प्लांट एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4।
आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से स्टेट में आता है। भिलाई कहाँ पे आता है, दुर्गापुर जो है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आता है वेस्ट बंगाल में। बाकी राउरकेला और भिलाई आप मुझे बताएंगे कि कौन से स्टेट में ये आते हैं। और बोकारो भी जो है काफी फेमस है, ये किस चीज के लिए फेमस है, ओके, ये भी आप मुझे बताएंगे। Now move to the next question. Next question is public sector units are, public sector unit क्या होती हैं, completely इन्हें ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर completely और partially ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर completely कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर completely और partially ओन किया जा सकता है और completely partially कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, पीएसयूज होती हैं, इनको कंप्लीटली और पार्शली ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्लीटली कब किया जाएगा, जब इनके 100% शेयर होंगे, और पार्शली कब होगा, जब लेस देन 100 और मोर देन 50% जो है शेयर होंगे, तब पार्शली ओन किया जाएगा। ओके, और पार्शली ओन एंड कंट्रोल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पे सेम थिंग मेंशन है एक्सप्लेनेशन में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, एक्सप्लेनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक्सप्लेनेशन में वैसे सेम ही थिंग मेंशन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है कम्प्लीटली और पार्शली इन्हें ओन और कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ओन करती है 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल। ओके, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द एमएसएमई समाधान वेब पोर्टल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था एमएसएमई समाधान वेब पोर्टल। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। एमएसएमई समाधान पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है एमएसएमई मिनिस्ट्री में ही आएगा, तो सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमई समाधान जो है वो वेब पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका एम है एम्पावर करना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को across the country to directly register their cases related to delayed payment by central ministry, department, CPSE or state government. Okay, now move to the next question. Next question is in which year Agriculture Produce Market Committee Act was implemented? APMC, एपीएमसी एक्ट की बात हो रही है। एपीएमसी एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, जल्दी से बताइए, 2003 में, 4 में, 2005 में या फिर 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 2003 में, 2003। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट 2003 वॉज पास्ड, किस लिए पास किया गया था, टू डीरेगुलेट द एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट को डीरेगुलेट करने के लिए, एंड मेकिंग दिस मार्केट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, एंड परमिटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एपीएमसी एक्ट 2003 को जो पास करने का उद्देश्य था वो क्या था, वो था डीरेगुलेट करना एग्रीकल्चर मार्केट को, और मार्केट को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना, और परमिट करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has the authority to take a remedial action in case of wrong entry in the electoral roll of constituency? ओके, ये अथॉरिटी किसको दी गई है कि रेमेडियल एक्शन वो ले सकता है यदि कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है इलेक्टोरल रोल में कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ऑप्शंस आर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इसका सही आंसर है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डी इज द राइट आंसर। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनको ये पावर दी गई है, उन्हें एम्पावर किया गया है टू टेक रेमेडियल एक्शन, वो रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं किस केस में, यदि कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है इलेक्टोरल रोल में कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और किसके बाद जो है वो ये रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं, आफ्टर गिविंग द पर्सन कंसर्न अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, जिस पर्सन से ये गलती हुई है उस वो जो है अपनी जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे दी जाएगी ताकि वो भी अपना कारण बता सके उससे ये गलती किस वजह से हुई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत। ओके, ध्यान से देखना है, पंचायत में पूछा गया है कि कौन सी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शंस आर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर ग्राम सभा। तो ये पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को। ओके, ये अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ए इज द राइट आंसर। The state legislature can make any provisions for reservation of seat in any panchayat or offices of chairperson in panchayat at any level in favor of backward classes. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कमेटी रिकमेंडेड द एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इन केस ऑफ स्प्लिट। ओके, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एग्जाम्पशन होनी चाहिए उस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो अराइज हुई हो आउट ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन की वजह से इन केस ऑफ स्प्लिट। ओके, ऑप्शंस आर केलकर कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और बोथ बे एंड सी। तो द राइट आंसर इज, ये रिकमेंड किया गया था दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एग्जाम्पशन होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो होती है डिफेक्शन की वजह से, और वो डिफेक्शन किस वजह से हुआ हो, स्प्लिट की वजह से, तो उस केस में जो है एग्जाम्पशन होना चाहिए। ये रिकमेंड किया गया था दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जुरिस्डिक्शन में इनमें से कौन कौन आता है? सीवीसी। ओके, सीवीसी की जुरिस्डिक्शन में पूछा गया है। ऑप्शन है ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ स्केल 5 इन पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो ऑफिसर है रैंक ऑफ स्केल 5 के, क्या वो आते हैं? ऑफिसर ऑफ ग्रेड डी एंड अबव इन आरबीआई, या फिर ऑफिसर ऑफ ग्रेड डी एंड अबव इन नाबार्ड, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसमें जो है नाबार्ड के जो ग्रुप डी के ऑफिसर हैं और ग्रुप डी के अबव जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब आते हैं। सिमिलरली आरबीआई के ग्रुप डी एंड अबव ऑफिसर्स आते हैं, और ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ स्केल 5 इन पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब जो है आते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और उसके साथ साथ और कौन आते हैं इनके जुरिस्डिक्शन में? इसके साथ साथ जो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी जो है आते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके साथ साथ सेडबी, हमने बात की थी आरबीआई की, नाबार्ड की, सिमिलरली सिडबी जो है उसके भी ऑफिसर इन ग्रेड डी एंड अबव वो सब भी जो है आते हैं जुरिस्डिक्शन में सीवीसी के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। किसे अपॉइंट किया जा सकता है एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? ऑप्शंस आर अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ पर्सन जो बन सकता है जज सुप्रीम कोर्ट के, या फिर पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर अ पर्सन हु हैज सर्व अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ द स्टेट फॉर 10 years, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बाकी क्या क्या क्वालिफिकेशन इनकी होनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, ये तो हमने देखा 20 का सही आंसर है। देन पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ओके, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है? यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली कि एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है। एडवोकेट जनरल वो बन सकता है जो पर्सन क्वालिफाइड हो टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जज जो है वो जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, फर्स्ट कंडीशन, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद दो कंडीशन होती हैं, एक होती है कि ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 year, 10 ईयर के लिए उन्होंने जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो इंडिया की टेरिटरी में। एंड देन सेकेंड कंडीशन है ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में जो है वकील रहे हो, और हाई कोर्ट्स मतलब एक जैसे हरियाणा हाई कोर्ट में रहे हो, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में
इस तरह, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी हो सकते हैं, बट 10 साल के लिए वो वकील रहे हो हाई कोर्ट में। ओके, तो ये कंडीशन होती है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। और जो एलिजिबल होता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, उसे अपॉइंट किया जा सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। फर्स्ट है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सेकेंड है एडवाइजिंग प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकते हैं ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड थर्ड है ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इवन पॉलिटिकल पार्टी को जो है ग्रांट रिकॉग्निशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है। एंड लास्ट है एलोकेटिंग बजट फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन होने के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट 3 जो है वो इलेक्शन कमीशन के ही काम है। इलेक्टोरल रोल को रिवाइज भी इलेक्शन कमीशन करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइज भी करता है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको रिकॉग्निशन भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है दिया जाता है। बट बजट जो एलोकेट किया जाता है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, वो जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये बजट कौन एलोकेट करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे एक बार हम डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सबसे पहले है प्रिपेयरिंग एंड पीरियोडिकली रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल को जो है प्रिपेयर करना, पीरियोडिकली उन्हें रिवाइज करना और रजिस्टर करना ऑल द एलिजिबल वोटर्स, क्योंकि हर साल जो है 18 की एज में जो है न्यू वोटर्स आते हैं, कुछ की डेथ भी हो जाती है, इस तरीके से जो है इसको रिवाइज करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। Then advising the president on the matter of disqualification of member of parliament, registering political party को register करना for the purpose of election, और साथ ही साथ उन्हें ग्रांट करना स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है विच एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जोनल काउंसिल, किस एक्ट के बाद जो है जोनल काउंसिल जो है वो बनी थी। ऑप्शंस आर जोनल काउंसिल एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जोनल काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1954। सो द राइट आंसर इज बी। जो जोनल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। बी इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 जोनल काउंसिल, और ये 5 जोनल काउंसिल किस तरह से डिवाइड है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।